गुड मॉर्निंग गाइस। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चार्टर ऑफ 1600 और इसके अंदर हम पर्टिकुलरली देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी इस चार्टर के थ्रू, और तीसरी चीज हम देखेंगे एट लास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। तो आइए शुरू करते हैं। चार्टर ऑफ 1600 बेसिकली बात करता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो इंडिया पे आई थी फॉर द ट्रेड पर्पस इनिशियली, और बाद में धीरे धीरे इसने अपनी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स इस्टेब्लिश कर दी यहाँ पे। सो उस चीज़ को हम देखेंगे कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। जस्ट पूरी वीडियो सीरीज़ में इसके जितने भी पार्ट्स बनेंगे तो आप इसे लास्ट तक देखिए जस्ट फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी हसल एंड बसल एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। और आज दिन है 30 जनवरी 2022, महीने का सेकंड लास्ट डे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें सो डैट इट विल फर्दर मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो चार्टर ऑफ 1600 बेसिकली हम समझेंगे चार्टर क्या होता है। चार्टर एक लीगली सर्टिफिकेट होता है जो आपको लीगल राइट्स देता है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो जैसे चार्टर ऑफ 1600 था, यानी कि 1600 में इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, सो इसने जो है एक कंपनी जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं उसको एक चार्टर ग्रांट किया था जस्ट टू ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज़, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था 1600 में, ओके। ये चार्टर किसने ग्रांट किया था? 1600 ईयर में क्वीन एलिजाबेथ ने, ग्रांटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनीज क्वीन ऑफ इंग्लैंड। क्या नाम था क्वीन ऑफ इंग्लैंड का? एलिजाबेथ फर्स्ट। अब देखिए 1600 में इसने चार्टर तो प्रोवाइड कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर्म हो गई है, ठीक है। लेकिन 1608 में ये लोग इंडिया पहुंचते हैं। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ईस्ट इंडिया कंपनी रीचेस इंडिया। गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप बने रहेंगे इस वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो गई और फिर धीरे धीरे बैटल होने शुरू हो गए, ठीक है, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड को लेके, ठीक है। मद्रास का फॉर्मेशन हुआ, कैलकाटा का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, बॉम्बे का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो बॉम्बे जो है दहेज में मिलता है, किसको मिलता है, कैसे मिलता है, वो सब जानेंगे। तो शुरू यहीं से करेंगे, बने रहिए। और हाँ, एक डेट मैं आपको बताना भूल गया, जो 1600 में जब ये चार्टर प्रोवाइड किया था, डेट थी 31 दिसंबर 1600, यानी कि साल का आखिरी दिन। तो 1601 लग जाता, करीबन 8 साल लग गए इंडिया पहुंचने में, ठीक है। सो ईस्ट इंडिया कंपनी फाइनली पहुंच गई इंडिया। अब ये तो सबको ही पता है ना कि क्यों पहुंची थी, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, क्योंकि इंडिया वाले रीजन में और साउथ ईस्ट इंडिया पे जो है बेसिकली हमारे पास ब्लैक पेपर, जिसे काली मिर्च बोलते हैं, कार्डमम, कॉटन और ऐसी बहुत सारी स्पाइसेस का काफ़ी एम्बल ऑफ प्रोडक्शन था, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका उत्पादन हुआ करता था। तो इस चीज़ के चलते जो है यूरोपियंस यहाँ पे आए। और मैं आपको बता दूँ मोर स्पेसिफिकली, यूरोपियंस यानी कि यूरोप ये वाला जो रीजन है, वन ऑफ कॉन्टिनेंट। सो ये जो है 4 कंट्रीज, पुर्तगाल सबसे पहले आई थी यहाँ पे, देखिए बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम वेस्ट पे है, ठीक है, यूरोप के, ठीक है। सो यूरोप की पुर्तगाल कंट्री आने के बाद जो है सेकंड नंबर ऑफ कंट्री थी वो डच, नेदरलैंड बोलते हैं जिसे, यहाँ पे आपको दिख नहीं रही होगी। और थर्ड कंट्री जो थी वो इधर यूनाइटेड किंगडम में जो लंदन है, यहाँ पे इंग्लैंड है, तो ये वाली कंपनी आई थी। और इसके बाद आई थी फ्रांस, ठीक है। अब बेसिकली ये जो पुर्तगाल थी और जो डच थी,
ठीक है। इन दोनों का ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं रहा, लेकिन जो कंपनीज थी लाइक फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी और यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यानी कि इसको ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोलते थे क्योंकि ये जो है सारी जो यहाँ पे लोकेटेड है और सबकी हर कोई चाहता था व्यापार करना, ट्रेड करना, और इसलिए हर कोई आता था यहाँ पे, ठीक है। देखिए चार्टर ऑफ 1600, चार्टर बेसिकली क्या होता है? चार्टर एक होता है अधिकार पत्र, यानी कि स्पेशली कुछ राइट्स दे दिए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी बॉडी को। तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी ही बॉडी थी जिसका मेन उद्देश्य, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू डू ट्रेड इन द ईस्ट इंडीज़, यानी कि ये जो लोकेशन है देखिए यहाँ पे ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। 4 यूरोपियन कंट्रीज़ थी, पहली पुर्तगाल आई थी, दूसरी डच या जिसे हम नीदरलैंड भी बोलते हैं, और इसकी खासियत ये है कि यहाँ के जो पीपल्स होते हैं उनकी सबसे टॉलेस्ट हाइट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, काफ़ी लंबे लोग होते हैं यहाँ के। और थर्ड जो कंपनी थी वो ब्रिटेन थी, और चौथी जो थी फ्रांस थी। तो ये आप समझ के लोकेशन आप देख लीजिए, पुर्तगाल एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ यूरोप, फिर उसके थोड़ा सा ऊपर जो है फ्रांस है, और यहाँ पे जो है यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड आती है, वेल्स आती है और स्कॉटलैंड आती है, 3 कंट्री, और ये इधर आयरलैंड है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बीच में डिफरेंस जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, सो गो देयर एंड वॉच इट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा। और हाँ, एक चीज़ मैं पहले ही कहना चाहता हूँ गाइस, लास्ट तक वीडियो देखिए, ठीक है, अगर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। और बने रहिए चैनल में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए होगा क्या ना कि आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो इट विल फर्दर मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस फॉर यू गाइस, और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के संग जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल जाए इससे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि चार्टर इज़ एक स्पेशली अधिकार पत्र होता है, ठीक है, जो सर्टेन राइट्स प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी ही बॉडी थी जो फॉर्म हुई थी 1600 में इंग्लैंड पे, ठीक है, और 31 दिसंबर 1600 को ये फॉर्म हुई थी। और ये चार्टर किसने प्रोवाइड किया था? क्वीन ऑफ इंग्लैंड कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट, ठीक है। सो सी प्रोवाइडेड द चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू डू ट्रेड इन द बेसिक पोर्शन ऑफ इंडिया एंड अदर countries, or you can say कि its main provision was to authorize to transact business in India and other southeast countries। इस वाली लोकेशन पे समझ रहे हैं, इंडोनेशिया करके भी यहाँ पे एक आइलैंड है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे भी जो है काफ़ी रिच अमाउंट में है, क्योंकि देखिए इक्वेटर के पास पे है ना, और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ये आपका कहाँ पे है, कौन सी साइड पे है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, पोलर रीजन के पास पे है, तो ठंडा बहुत होता है, एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, और यहाँ पे स्पाइसेस वगैरह ऐसी चीज़ें पाई नहीं जाती, और ठंडा होता है तो स्पाइसेस वगैरह इन्हें चाहिए, तो उनका एक अलग ही मज़ा है, समझ रहे हैं ना। स्पाइसेस जैसे काली मिर्च, इलायची और कॉटन, कपास बोलते हैं जिसे, तो ये सब चीज़ें बेसिकली ये यहाँ से ट्रेड करके, यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा एबिडेंट मात्रा में पाई जाती थी, यहाँ से ट्रेड करते थे और इधर लेके जाते थे, और फिर क्या करते थे? मुनाफा कमाते थे, बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, समझ रहे हैं। तो ये था। सो हम लिखेंगे कि इट्स मेन प्रोविजन वॉज टू ऑथराइज ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रांजैक्ट बिजनेस इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। सो गाइस राइटिंग थोड़ी सी ऐसी वैसी है, सो उस पर ज़्यादा फोकस ना करके कॉन्सेप्ट पे जाइए, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़ गाइज, क्योंकि इट विल फर्दर मोटिवेट मी टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ योर इन्फॉर्मेशन। तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई थी तो इसके प्रोविज़न में ये भी था कि इनिशियली जो है ये 15 साल के लिए इस्टेब्लिश होगी, और 15 साल तक हम अपनी जो है ट्रेड कंपनी यहाँ पे खोलेंगे और देखेंगे हमें कितना जो है प्रॉफिट हो रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या देखती है कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर नहीं होएगा तो उसको बंद कर देंगे। लेकिन जब 15 साल तक इन्होंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह किया तो इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। और जब ये इंडिया में आए थे तो इंडिया में किसका रूल हुआ करता था? इंडिया में रूल हुआ करता था उस समय मुगल एम्परर जहांगीर का, ठीक है। देखिए ये टाइम पीरियड है मुगल्स का, बादशाह करके आप याद कर सकते हैं, BHAJSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर जो है 1526 में आया था, 1530 में डेथ हो गई थी। हुमायूं 1530 से इसने रूल किया था 1540 तक, ठीक है, 1540 तक। उसके बाद फिर हुआ क्या कि जो शेरशाह सूरी आया था और इसके हुमायूं के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ, और
फिर शेरशाह सूरी यहाँ पे जीत गया और हुमायूं को यहाँ से भगा दिया, और करीबन 10 से 15 साल तक सूर डायनेस्टी ने रूल किया था मुगल्स के बाद, ठीक है, बीच में इन बिटवीन। उसके बाद जो है अकबर बैठा मुगल्स की गद्दी पे 1556 पे, ठीक है। किसकी हेल्प से? इसका जो एक गार्जियन था बैरम खां, ठीक है, हुमायूं की आर्मी में हुमायूं के टाइम पीरियड पे जो है एक उनका काफ़ी अच्छा क्लोजेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, ठीक है। तो इसका संरक्षक बना अकबर का। उसके बाद 1556 से लेके करीबन 1604 तक जो है अकबर रूल किया। उसके बाद अकबर की डेथ हो गई, फिर जहांगीर आया। और ये सब देखिए ये हायरार्की है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल एम्परर ऑफ मुगल्स, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि 1605 में जो है जहांगीर आया, और इसी टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, ठीक है। 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया पहुंच गई, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंची थी तो उनने बहुत कुछ किया। और लेकिन प्रोविज़न क्या था ये चार्टर ऑफ 1600 का? इसका मेन प्रोविज़न यही था कि ये जो है ट्रांजैक्ट करेगी बिज़नेस ट्रांजैक्शन वगैरह होगी इंडिया और अदर कंट्रीज़ से, और जो है इनको स्पेशल राइट्स मिले थे इसके थ्रू। और 15 साल के लिए इनिशियली जो है इनको एक अधिकार मिला था कि 15 साल तक तुम कर सकते हो बिज़नेस, और अगर ठीक ठाक चलेगा तो हम टाइम पीरियड बढ़ा देंगे, और अगर नहीं चला ठीक ठाक तो 15 साल से पहले भी जो है तुम्हारी जो है कंपनी को हम क्या करेंगे, डिसमिस कर देंगे, हटा देंगे, तुम्हें बुला लेंगे वहाँ से। तो गाइस बेसिकली जो है 4 कंपनीज थी जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। और वो 4 कंपनीज थी, पहली पुर्तगालियों की, पोर्चुगल, उसके बाद डच, फिर थर्ड आई थी ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की, जैसे ब्रिटिश बोलते हैं, और फोर्थ फ्रांस, ठीक है। इसी के आप आगे से आप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जोड़ दीजिए, EIC एंड EIC। तो ये हो गई पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चार्टर ऑफ 1600 जो हम पढ़ रहे हैं वो किसका फॉर्मेशन हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और हमें बाकियों से कुछ अभी लेना देना नहीं है इस वाली वीडियो पे खासकर। तो फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, जो पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसका फॉर्मेशन वास्को डी गामा पे जाता है इसका सारा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1603 पे आई थी। देखिए काफ़ी गैप हो गया ना, 1498 और 1603 के बीच में करीबन 1602 करीबन कितना पीरियड हो गया, 102 साल, ठीक है, 104 साल, ओके। फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी 1608 में, इंडिया पे आई थी, ठीक है। फॉर्मेशन तो 1600 में हो गया था। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1664 में, 1 सितंबर अगर मोर स्पेसिफिक मुझे याद है तो ये तो था इनकी कंपनीज का फॉर्मेशन डेट ईयर। बट माय डियर वी हैव टू टॉक अबाउट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्मेशन चार्टर ऑफ 1600 in this particular video. So here we are. So as I told you कि 15 साल के लिए इनिशियली इनको ट्रेड करने का राइट मिला था, बट कंपनी की ये भी पॉलिसी थी कि अगर 15 साल तक अच्छे से ट्रेड नहीं चला तो वी विल कैंसिल योर कंपनी एंड यू विल बी कॉल बैक टू आवर कंट्री, ठीक है। बट होपफुली अच्छा ठीक ठाक बिजनेस चल रहा था। तो 15 साल के बाद क्या हुआ, यानी कि 1608, 1618 और 1623 में 15 साल बाद क्या हुआ, 1623 में इनके ट्रेड को देखते हुए कि ठीक ठाक चल रहा है, तो कंपनी नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक्सक्लूसिव राइट मिल गया, स्पेशल क्षेत्र अधिकार, ठीक है। किस चीज़ का? एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेड इन एशिया। एशिया तो आप जानते ही हैं, जहाँ जहाँ जा सकते हो वहाँ वहाँ जाओ, ठीक है। एशिया कंटिनेंट इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। गॉट इट? अमेरिका की अगर बात आ रही है तो गाइज अमेरिका का फाउंडर किसे माना जाता है? क्रिस्टोफर कोलंबस को, ठीक है। कब? 1492 में, ठीक है। और इंडिया का वास्को डी गामा कब? 1498 में, ठीक है। जो ये क्रिस्टोफर कोलंबस था ये कहाँ का रहने वाला था? स्पेन का,
ठीक है। और वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाल का। तो ठीक है भैया, इनको जो है 15 साल के बाद 1623 पे, ठीक है, यही होता है 15 साल बाद 1608 का, इनको एक्सक्लूसिव राइट मिल गया था इंडिया पे भी। अब तुम बढ़िया करके करो, तुम बहुत अच्छा मुनाफा कमा रहे हो तो इंडिया में तो करो ही करो, साथ में तुम अफ्रीका में भी जाओ, अमेरिका में भी जाओ, ठीक है। और एक्सक्लूसिवली राइट मिल गया था, समझ रहे हैं ना। और इसी चार्टर के थ्रू इनको मोनोपोली मिल गई थी। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी ब्रिटिश की, यानी कि ब्रिटेन में ऐसी बहुत सारी कंपनी ट्रेड की हुई थी, हर कोई व्यापार वगैरह करना चाहता था, लेकिन सिर्फ इनको ही अथॉरिटी थी कि ये जो है इंडिया वाले रीजन में और बाकी सब रीजन्स में जाएंगे और अपना ट्रेड करेंगे। और इनके अलावा अगर कोई भी ब्रिटिश सब्जेक्ट वहाँ पे जाता है तो उनको जो है स्ट्रिक्टली उनसे डील किया जाएगा, और उनको कोई ऐसी अथॉरिटी थी नहीं, ठीक है। तो यानी मैं सिर्फ ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बाकी तो अलग अलग कंपनी है, पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश, फ्रांस, ठीक है। तो ये तो अपनी अपनी सब्जेक्ट्स हैं ही, लेकिन जो ब्रिटिश थी उसकी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पे, ठीक है। इसी को कहते हैं मोनोपोली, एकाधिकार, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही आएगी, इसके अलावा और कोई नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इनको जो है दिख रहा था कि यार काफ़ी अच्छा कर रहे हैं हमारे लोग, ठीक है। तो ये थी इसकी हल्की सी लिटिल बिट हिस्ट्री स्टोरी आप बोल लीजिए। और मैंने बताया था कि हमें चार्टर ऑफ 1600 में, आपको अब समझ में आ गया होगा ना चार्टर ऑफ 1600। चार्टर क्या है? एक विशेष अधिकार है, एक राइट्स है, ठीक है, जो किसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था इस चार्टर के थ्रू। किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ ने। तो हमें 3 चीज़ यहाँ पे देखनी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देख ली, ठीक है, और थोड़ा सा और इलेबोरेटली देख लेंगे, और लेजिस्लेटिव पावर और ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी से। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, थोड़ी सी आपको आवाज़ आ रही होगी शोरगुल की, तो बाहर आपको मैंने दिखाया था व्लॉग पे कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सो इसलिए, तो उसके लिए हम सो सॉरी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देखते हैं, क्या लिख रहा हूँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम देखेंगे तो बेसिकली जितने भी मेंबर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, तो उन्होंने खुद में ही जो है क्या है, एक कोड बना लिया, ठीक है, ओके, जिसको उन्होंने क्या बोला, जनरल कोड, ठीक है। यार पेन, सो गाइस आप लोग के लिए इतना लिख दिया कि पेन ही ख़त्म हो गई। कोई नहीं, अपने पास बहुत सारी पड़ी हैं तो कोई भी ले लेते हैं एक। कौन सी लें? ग्रीन, चलिए। सो इन्होंने जो कोड इस्टेब्लिश किया खुद का ही, ठीक है, मान लीजिए 5-6 बंदे मिल गए या 10-12 मेंबर जितने भी मिले, ना 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 ऐसे ऐसे करके इन्होंने अपने ये कोड कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, ठीक है। आप ही 10-12 लोग फ्रेंड्स हैं, आपने कोई कंपनी खोल दी और कंपनी को आपने नाम दे दिया जनरल कोड, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सारी कंपनी जो है जितना एक छोटी सी गवर्नमेंट टाइप की बना दी, क्योंकि आज की डेट में हम जानते हैं कि हमारे पास जो है गवर्नमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट में 3 बॉडीज़ होती हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहला ऑर्गन क्या होता है? पहला ऑर्गन होता है, रुक जाइए पेन चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। पहला होता है एग्जीक्यूटिव, राइटिंग पे मत जाइएगा गाइस। दूसरा होता है लेजिस्लेटिव, ठीक है, इसके थ्रू आप समझिए। और तीसरा होता है जुडिशरी। तो ये 3 ऑर्गन्स हैं किसी भी गवर्नमेंट के। तो ये जो जब ये मर्चेंट्स आए, इन्हें मर्चेंट्स बोलते थे, ठीक है, क्योंकि इनका काम क्या था? व्यापार करना, ट्रेड करना। तो मर्चेंट्स थे, या फिर आप बोल लीजिए फैक्टर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि एक अपना कोर्ट इस्टेब्लिश किया, और वही जो कोर्ट था एक छोटा सा एक लिटिल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इनने फॉर्मेशन कर दिया। तो आगे चल के यही जो है ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल रूल करेगी ना इंडिया पे, ठीक है। तो यही जो है सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जुडिशरी फंक्शंस, यही सब कुछ देखेगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए। तो इन्होंने जो है इनिशियली, ठीक है, क्या जनरल कोड फॉर्म किया, और ये सब हम किस में देख रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन वाले पार्ट में, इस पे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो जनरल कोड था, कहाँ गया ये, ठीक है, ये जो जनरल कोड था, इसका काम क्या, इसका बेसिकली काम ये था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बॉडी थी, आपने सुनी होगी हर जगह, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इसको अपॉइंट करना,
तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक छोटी बॉडी बन गई जिसमें सिर्फ 4 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, 4 मेंबर्स हुआ करते थे, नहीं सॉरी 4 नहीं, 2 और 4, 24 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स बोलते थे। और ये सारा सब कुछ रेगुलेट करते थे कंपनी का जो भी काम वाम है, ठीक है। और इसका एक जो है, इनका जो है एक चेयरमैन बनाया, एक प्रेसिडेंट बनाया, जिसे हम क्या बोलते हैं, गवर्नर, ठीक है। तो पहली बार जो है गवर्नर टर्म यहाँ पे यूज़ किया गया इंडिया के लिए। और क्योंकि नवाब होते थे ना हर प्रोविंशियल एरिया में, इंडिया में जितने भी उस समय प्रोविंसेस थे, जितने भी प्लेसेस थे, उन सब प्रोविंसेस के हर एक नवाब होते थे मुग़ल टाइम पे। तो जब ये ब्रिटिशर्स आए, पहली बार जो है गवर्नर शब्द का यूज़ हुआ। गवर्नर कुछ ही नहीं है, बेसिकली एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे भी आएंगे उस चीज़ को जो है रूल करने वाला जो है मेन मुख्य ठेकेदार, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो वो थे जो पूरी एरिया को देखते थे, कैसे काम करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा जो है कितनी काली मिर्च यहाँ से जाएगी, कितनी रुई जाएगी। तो कुछ ही नहीं है गाइस, बहुत हल्के में लीजिए इसको, ठीक है। लोगों की समझ में नहीं आता ना, तो कोई नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिए। और हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सब्सक्राइब तो कर ही दें, लाइक आप पे डिपेंड करता है आप करें या ना करें, ठीक है। तो हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी में 24 मेंबर्स प्लस 1 गवर्नर, ठीक। इन्हीं जो ये मेंबर्स है ना, इन्हीं को बोलते थे डायरेक्टर, यानी कि 24 डायरेक्टर हो गए हमारे पास, और एक इनका चेयरमैन हो गया जिसे हम गवर्नर बोलते थे, ठीक। और इसी पूरी कोर्ट को हम बोलते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। गॉट इट? क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और इनका जो टेन्योर हुआ करता था, ठीक है, वो 1 साल का, फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए अपॉइंट होते थे। और अगर ये ऐसे कुछ करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व पाए जाते थे, कुछ ऐसा काम करते थे विच इज़ अगेंस्ट द अफेयर्स ऑफ कंपनी, तो इनको पहले ही बर्खास्त कर दिया जाता था। करो मेरा बैकपैक, आई एम गोइंग बैक। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स थे और जो गवर्नर था, उनको जो है 1 साल से पहले भी हटा सकते थे, ठीक है। सो आप बोलेंगे कि द गवर्नर एंड द डायरेक्टर्स वर इलेक्टेड फॉर 1 ईयर एंड कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ ऑफिस बाय द जनरल कोर्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जनरल कोर्ट इस्टेब्लिश की थी इंग्लैंड पे, ठीक है। एक चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि मैंने आपको बोला था 1600 में चार्टर मिल गया था, 1600 में जो है ये लोग यहाँ पे आए। तो इतने 8 साल में इन्होंने क्या किया, क्यों इतना टाइम लगाया? पहली बात तो जो है उस समय इतनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह थी नहीं, आपको पता है शिप्स वगैरह कैसे हुआ करते थे। और दूसरी बात यह है कि ये जो प्रोविजंस वगैरह बना रहे थे ना चार्टर के, कि क्या होगा, कैसे कंपनी रेगुलेट करेगी, तो यही सब जो है इन सालों में चल रहा था। सो इस तरीके से हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, बेसिकली कुछ ही नहीं था, सिर्फ 24 मेंबर्स थे जिसे हम डायरेक्टर बोलते थे, और एक गवर्नर था जो इनको गवर्न करता था। इनके सुपरविज़न में, गवर्नर के सुपरविज़न में 24 डायरेक्टर्स काम करते थे, ठीक है। तो उस कंपनी को, अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करवाते थे इंडिया में, समझ गए। सो दिस वॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकेंड थिंग इज लेजिस्लेटिव पावर। तो आइए देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर को बोलते हैं विधायिका शक्ति, यानी कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड का शक्ति, किसी भी चीज़ से रिलेटेड उसमें जो है तुम कानून बना सकते हो। तो ये जो है अपनी कंपनी है इनकी, तो इस कंपनी में कैसे काम होगा, क्या होगा, कौन क्या करेगा, इसी सब चीज़ को लेके इनने लॉज वगैरह बनाए थे। तो आइए देखते हैं उसको। कंपनी के कानून, यानी कि जनरल कोर्ट ने जो लॉज बनाए थे वो क्या थे, देखते हैं। किसके लिए बनाए थे जनरल कोर्ट ने? बेसिकली जनरल कोर्ट वॉज एक्टिंग एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। जो मैंने आपको अभी बताया था कि 3 ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो जनरल कोर्ट जो है लेजिस्लेटिव का काम कर रही थी, और जो एग्जीक्यूटिव था वो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हो गए थे। इसको जो भी ये रूल्स वगैरह बनाए थे उसको यहाँ एग्जीक्यूट करवा रहे थे, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे इनने जब इनके हाथ में ट्रेड के अलावा एडमिनिस्ट्रेशन वाली शक्ति आ गई, पावर आ गई, तो इन्होंने जुडिशरी का काम भी करना शुरू कर दिया। तो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब करें और देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो अभी हम चार्टर ऑफ 1600 डिस्कस कर रहे हैं। सो हमें देखना है इसका सेकेंड, लेजिस्लेटिव पावर। अब ये लेजिस्लेशन का काम किसे सौंपा गया? जनरल कोर्ट को, ठीक है। जनरल कोर्ट को इसलिए सौंपा गया
फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ कंपनी, सॉरी मतलब फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ कंपनी, ठीक है, एंड इट्स सर्वेंट, कंपनी एंड इट्स सर्वेंट, एंड ऑल्सो फॉर द बेटर एडवांसमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक, ठीक है, जो कुछ भी ट्रेड वगैरह से रेगुलेट करेंगे उससे रिलेटेड जो है नियम कानून ने बनाए, ठीक है। तो ये था लेजिस्लेटिव पावर। और चीज़ क्या है इसमें, और जनरल कोर्ट को साथ में ये चीज़, ये पावर भी दी गई थी, ठीक है, कि इस चार्टर के थ्रू, ठीक है, चार्टर ऑफ 1600 के थ्रू, कि जो है लेजिस्लेटिव पावर्स में ये आएगा कि जनरल कोर्ट जो था उसको ये पावर्स दी गई थी कि वो किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी डायरेक्टर को पनिश कर सकता था, पनिशमेंट, ठीक है, अगर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस का अगर वायलेशन हुआ तो, जो कि बनाए गए हैं इस कंपनी के अफेयर्स को इनेक्ट करवाने के लिए या उसका जो है बेसिकली स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, तो क्या करते थे, पनिशमेंट और फाइन इम्पोज कर देते थे, ठीक है। तो इससे एक डर बना रहता था कि अच्छे से काम करेंगे। और ये जो पनिशमेंट और फाइन थे, ये जो इंग्लैंड पे उस समय कानून हुआ करता था, इंग्लैंड का जो कानून था उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे पनिशमेंट वगैरह देते थे। ऐसा नहीं कि कुछ भी दे देंगे, ठीक है, जो वहाँ पे था प्रोविजंस थे वैसे ही इनको पनिशमेंट दिया करते थे। और इन सब के पीछे क्या पर्पस था मेन इसका, जो यहाँ पे आप लिखेंगे, पर्पस ऑफ गिविंग लेजिस्लेटिव पावर्स टू द कंपनी और टू द जनरल कोर्ट वाज टू इनेबल the company to regulate its own business and maintain discipline amongst its servants। अब servants कौन थे, वही जो डायरेक्टर थे, ठीक है, और क्या गवर्नर थे, there was गवर्नमेंट सर्वेंट, ठीक है, इस कंपनी के सर्वेंट हुआ करते थे। So in this way the company provided some legislative powers, और यू कैन से द चार्टर प्रोवाइडेड सम लेजिस्लेटिव पावर्स टू द कंपनी, ठीक है, कंपनी को कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स दी गई थी इस चार्टर के थ्रू, जस्ट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, ओके, अपने जितने भी कामकाज होंगे उसको अच्छे से मैनेज करने के लिए, बट नॉट टू लेजिस्लेट टू गवर्न सम टेरिटरीज, ठीक है, जो इनने बाद में काम कर दिया शुरू, आक्रमण करो और कब्जा कर लो और वहाँ पे अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर लो, किलेबंदी करो, फोर्टिफिकेशन करो, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे करके पूरे भारत में कब्जा करो। तो ये वाली चीज़ थी इनिशियली, जो हम देखेंगे क्या, इनका सिर्फ मेन और मेन काम था ट्रेड करना, ना कि किसी टेरिटरी पे अपना कब्जा जमा लेना, टेरिटरी पे गवर्न करना, वहाँ के लोगों पे कंट्रोल करना, ठीक है, तो ये सब काम नहीं था इनका। और ये थी इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स। तो हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन, लेजिस्लेटिव पावर। अब बचा ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि अभी तक मैं बताते ही आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नया तो है नहीं, लेकिन कुछ लिखवा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या था, पहले ही बता दिया था, प्रोमोट ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट तो यही था, लेकिन धीरे धीरे विद द पेस ऑफ टाइम दे सून स्टार्टेड कैप्चरिंग टेरिटरीज, ओके, विच वॉज बेनिफिशियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, ठीक है, ट्रेड वेड करने के पर्पज़ से कोई टेरिटरी इन्होंने कैप्चर कर ली, उस पर अपनी कंपनी वगैरह बनाई और धीरे धीरे क्या किया, वहाँ से जो है अपना स्टोर वगैरह करने लगे, सामान को एक स्टोर रूम बना दिया, समझ रहे। सो टेरिटरी को कैप्चर करना इनका ऑब्जेक्ट नहीं था, ठीक है। और अगर इन शॉर्ट हम कहें तो इसका जो एकमात्र ऑब्जेक्ट था वो कॉमर्शियल था, ठीक है, व्यापार वगैरह करने का, बट विद द पेस ऑफ टाइम इट बिकेम पॉलिटिकल ऑल्सो। तो ये आपने देखा इसका ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा एलेबोरेटली समझा देता हूँ आपको, कोई नहीं। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इस पर मत जाइएगा, मतलब डिज़ाइन पे, सही है। तो अब इधर साइड पे यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। अब मैंने आपको इनिशियली बताया था कि सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली किसको मिली थी, इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। ये है पूरा यूनाइटेड किंगडम वाली टेरिटरी, ठीक है। तो यानी कि इसमें और भी कंपनीज होगी वहाँ पे जो ट्रेड करना चाहती थी, व्यापार करना चाहती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मोनोपोली किसे मिली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो अब होता ये था कि रूट तो इन्हें पता चली गया था इंडिया का, तो
इनके पास अपनी अपनी शिप हुआ करती थी, तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग कंपनीज भी आती थी, मतलब अलग अलग लोग भी आते थे अपनी अपनी शिप लेके कि यार चलो वहाँ पे जो है मुनाफे का बिज़नेस है और चलो और चलते हैं वहाँ से ट्रेड करते हैं। तो ये लोग आते थे और क्या बोलते हैं यहाँ से इलीगली ट्रेड करते थे, ठीक है। इलीगली इसलिए क्योंकि चार्टर का जो मेन प्रोविज़न था वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मोनोपोली देने का था, यानी कि सिर्फ वही जो है इस पर ऑल ओवर ट्रेड कर सकते हैं। अब होने लगा ये कि अलग अलग कंपनीज आने लगी और वो भी यहाँ से ट्रेड करने लगी विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कंपनी, विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द क्राउन। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट आप ये कह लीजिए कि ये जितनी ऐसी इलीगल शिप्स वगैरह आती थी, लोग आते थे, उनकी शिप्स को कैप्चर कर देना, ठीक है, और उनको सीज कर देना, ये भी इसका एक ऑब्जेक्ट था। कैप्चर एंड सीज ऑफ शिप्स ऑफ कंपनी वो नॉट रिलेटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ये जो है ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है, समझ रहे हैं। तो जब ये पॉसिबल नहीं हुआ तो क्वीन एलिजाबेथ ने 1601 में एक और चार्टर इश्यू करवाया, ठीक है। और ये चार्टर किसके थ्रू इश्यू करवाया? कैप्टन लेंसेस्टर, एक समुद्री जहाज का कैप्टन था, ठीक है। और इस चार्टर का 1601 का एकमात्र उद्देश्य यही था कि जो भी 1600 के चार्टर का जो ऑब्जेक्ट था कि जितने भी इलीगल कंपनीज आ रही हैं उसको पनिशमेंट देना, तो उससे वो हो नहीं पा रहा था अच्छे से। तो इसका जो एकमात्र सिर्फ और सिर्फ यही था इसका फंक्शन, इसका ऑब्जेक्टिव कि उनको पनिश करना जो कि इलीगल ट्रेड कर रहे हैं और जो भी जो है जैसे जहाज वहाज लूट लेते थे उस टाइम पे, जो एकदम सीरियस ऑफेंसेस कर रहे हैं उनको है पनिश करना, सीरियस ऑफेंसेस। और आप कह सकते हैं कि टू पनिश दोज हु वर कमिटिंग serious offenses on board of ship during voyage, ठीक है। voyage is a kind of travel, यानी कि अगर समुद्र से आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसे बोलते हैं समुद्री, यानी कि ट्रैवलिंग बाय सी, किसी से आप ट्रैवल कर रहे हो तो उसे बोलते हैं वॉयेज। जैसे जर्नी होती है तो वैसी वॉयेज भी होता है। लेकिन जो है 1601 का चार्टर भी नहीं चल पाया और फाइनली जो है एक चार्टर और आया 1615 का। और इस समय इंग्लैंड के राजा कौन थे? यानी कि इंग्लैंड के जो क्राउन हेड थे वो किंग जेम्स फर्स्ट, ठीक है। और 1600 के टाइम पे कौन था? क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है ना कि हु वाज द क्राउन हेड और हु वाज द हेड ऑफ इंग्लैंड और हु वाज द किंग और क्वीन ऑफ इंग्लैंड एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये देख लीजिएगा। और इस चार्टर के थ्रू कंपनी को इतनी पावर्स दे दी थी कि जो है कोई भी अगर इलीगली अटैक करता है, इलीगली आता है कंट्री पे, तो उसको तुम अच्छे से उसको सबक सिखाओ और जो भी चार्टर ऑफ 1600 का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, चार्टर ऑफ 1600 का ऑब्जेक्ट है उसको फुलफिल करो, ठीक है, टू फुलफिल ऑब्जेक्ट ऑफ चार्टर ऑफ 1600, ठीक है। सो हम एक और इसमें ऐड कर देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी टू कंट्रोल इलीगल बिजनेस, ठीक है, टू कंट्रोल इलीगल बिजनेस एंड टू प्रमोट ऑल दिस ऑब्जेक्टिव्स लाइक ब्रिटिश ट्रेड को प्रमोट करना, कॉमर्शियल और पॉलिटिकल जो है धीरे धीरे इनकी पावर्स बढ़ने, मतलब टू क्रिएट कॉमर्शियल पावर एंड टू क्रिएट पॉलिटिकल पावर। ये इनिशियली विद द पेस ऑफ टाइम हुआ, ठीक है। सो गाइज ये था आज की वीडियो के लिए काफ़ी, ठीक है, कि चार्टर ऑफ प्रोविजंस ऑफ चार्टर ऑफ 1600, फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हमने देखा। और अगली वीडियो में कि सूरत, ठीक है, सूरत इज़ अ पोर्ट इन गुजरात नाउ डेज, सो वहाँ पे सेटलमेंट कैसे हुआ, ठीक है, सेटलमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। सो बने रहिए वीडियो पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और
फैला दीजिएगा इस, अगर आपको पसंद आई है तो दिल से इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब कुछ करें जो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो और ज़्यादा क्या कहूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, होप यू एंजॉय द वीडियो, कीप सपोर्टिंग, शो योर लव, ओके बाय।